लोग रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि जेईई मेन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, अब यार ये देखो जो न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं जो टफ होते हैं, वो भी आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास 40 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इज क्लोज टू। ये भी जेईई में आया है, ऑप्शन है 5 to 1.6 और 1। अब देखो यार, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कोई भी तुम्हारा एटम हो सबके लिए कांस्टेंट होती है। अब कैसी होती है देखो, अगर हम डेंसिटी की बात करें वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर एटम का मास ए है और मान लो उसमें प्रोटॉन का मास स्मॉल है और हमको वॉल्यूम पता है वो क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यार ये सोचो कि ये तो स्फीयर की वॉल्यूम है, तो जो एटम है उसको भी हम स्फीयर की तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसमें जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी 4/3 पाई आर क्यूब। और जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है ना वो होती है r0 a की पावर 1/3। जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो होती है r0 a की पावर 1/3। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम डालें तो 4/3 पाई r0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब, तो 4/3 पाई r0 का क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो a आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आई वॉल्यूम। ठीक, अगर हम इसमें पुट करें तो 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर एक चीज देखो तो जो मास होगा प्रोटॉन का वो भी कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और r0 भी कांस्टेंट होता है। इसकी वजह से तुम लोगों को पता होगी कुछ अप्रॉक्स 1.2 फर्मी मीटर होती है। ठीक, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो डेंसिटी है कोई भी न्यूक्लियस की, ये जो है ना वो न्यूक्लियर डेंसिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये एटम पे नहीं डिपेंड करती कि इस एटम की कुछ और होगी या इस एटम की कुछ और होगी। तो इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन को दिया गया। अब ये जेईई मेन वालों ने कंफ्यूज करने के लिए दिया भाई, जो कैल्शियम की डेंसिटी अगर रो है तो ऑक्सीजन की भी डेंसिटी रो ही होगी। वो हर एटम की जो डेंसिटी है वो सेम रहती है। कोई भी एटम हो उसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो ना एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी, ना एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगी, ना न्यूट्रॉन ना प्रोटॉन किसी के भी। तो जो इसकी डेंसिटी होगी वह इसकी डेंसिटी होगी। तो यार रेशियो क्या होगा, इसकी भी डेंसिटी अगर हम कहें कैल्शियम की रो है और अगर हम कहें ऑक्सीजन की भी रो है, तो जो दोनों की डेंसिटी का रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम पढ़ लो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी आर 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। Initially the sample had equal number of nuclei. After 80 minutes ratio of decayed number of A and B। मान लो हमारे पास ये A है, ये हमारे पास B है। ठीक है, अब जो हाफ लाइफ दी गई है A की वो 20 मिनट है और जो हाफ लाइफ दी गई है B की वो 40 मिनट है। ठीक है, अब इनिशियली द सैंपल एट इक्वल नंबर। इनिशियली का मतलब क्या होता है t = 0। यहाँ पे भी हम t = 0 देखें, t = 0, तो इस पे न्यूक्लियाई अगर इधर n0 है तो इधर पे जो न्यूक्लियाई होंगे वो भी n0 होंगे। क्यों, क्या बोला गया इनिशियली द सैंपल एट इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर 80 मिनट। तो यार 80 मिनट बाद, अब देखो इसको करने का हम एक तरीका बता रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से वो अप्रोच सरल और फास्टेस्ट मेथड भी है। देखो 20 से 80 तक देखो, एक हाफ लाइफ जो अगर हम बोले कितनी हाफ लाइफ होगी, एक होगी 0 से 20, ठीक, एक होगी 20 से 40, एक होगी 40 से 60 और एक होगी 60 से 80। तो ऐसी 4 हाफ लाइफ होंगी। तो हम यहां लिख सकते हैं ये कितनी, ए जो एलिमेंट है वो तुम्हारी कितनी 4 हाफ लाइफ कवर कर रहा है। सिमिलरली हम किसके बी के लिए देख लेते हैं। बी कितना है, इसका टी हाफ 40 मिनट है आफ्टर 80 मिनट। तो यार ये तो 2 हाफ लाइफ कवर करेगा, 0 से 40 और 40 से 80, ये 2 हाफ लाइफ कवर कर रहा है। ठीक, अब हमको क्या बताना है, ये डिकेड नंबर ऑफ ए एंड बी बनाने। ठीक, सबसे पहले हम बता देते कितने रिमेनिंग होंगे 80 मिनट बाद, कितने रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए। उसका फॉर्मूला अगर हम फॉर ए देखें, ए के लिए तो हमें बचा जो एन रिमेनिंग n0/2 की पावर में n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये जो स्मॉल n होता है ना वो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ए ने कितनी हाफ लाइफ कवर करी 4, तो n रिमेनिंग अगर हम nr लिख दें तो n0/2 की पावर 4 जो कि हो जाएगा n रिमेनिंग इक्वल्स टू n0/16। ठीक, n रिमेनिंग क्या हो जाएगा n0/16।
अब देखो डिकेड क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास इनिशियल 5 न्यूक्लियाई थे, उसमें 2 चले गए, तो डिकेड कितना हुआ? 3। इनिशियल जितने तुम्हारे पास थे उसमें से तुम्हारे पास जितने चले गए, फिर उसका जो डिफरेंस आएगा वो होता है डिकेड। तो यार देखो n0/16 है, और इसमें इनिशियल कितने थे? n इनिशियल अगर हम देखें वो थे n0। अब डिकेड क्या होते हैं? इनिशियल तुम्हारे पास जितने थे उसमें से जितने चले गए। तो अगर तुम n डिकेड निकालोगे, n डिकेड वो तुम्हारा आएगा n0 माइनस n0/16, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 15 n0/16। ठीक, ये तुम्हारा क्या आ गया? n डिकेड ऑफ a। जो n डिकेड ऑफ a है वो तुम्हारा आ गया 15 n0/16। सिमिलरली जो हमने प्रोसेस इसके लिए करा है वही सेम प्रोसेस हम b के लिए करेंगे। ठीक, अब b के लिए वही प्रोसेस देखो। अगर हम इसमें भी n रिमेनिंग देखें तो कितने होंगे? n0/2 की पावर n। अब इसमें कितनी हाफ लाइफ है? 2 की पावर 2, 2 हाफ लाइफ है, तो n0/4। इसमें n डिकेड कितने हो जाएंगे? n0 माइनस n0/4, यानी 3 n0/4 होंगे n डिकेड ऑफ b। और ये क्या थे? n डिकेड ऑफ a 15 n0/16। अगर हम इक्वेशन 1 लिखे इसको और इक्वेशन 2 लिखे, हम इन दोनों को डिवाइड कर लें, n डिकेड बाई a, n डिकेड a के और n डिकेड b के, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें, n डिकेड a के अपॉन n डिकेड b के, इसके कितने हैं? a के हैं 15 n0/16 और b के कितने? 3 n0/4। डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4/3 n0। n0 से n0 कैंसिल, 4 से 4 और 3 से 5, तो जिसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5:4। और 5:4 कौन सा ऑप्शन है? ये। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद द सैंपल ऑफ प्योर कॉपर 66 7/8 ऑफ डिकेज इनटू जिंक इन 15 मिनट्स, द करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ पूछी है। AIEEE 2005 में आया है। ऑप्शन क्या? 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 15/2 मिनट। चलो अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला। अगर कॉपर 7/8 ऑफ इट्स डिकेज इनटू जिंक, अभी मेरी बात सुनो, अगर कॉपर है, इसमें क्या बोला जा रहा है? 7/8 डिके हो गया जिंक में। या डिके का फॉर्मूला पता है ना, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड डिके होते हैं वो क्या होते हैं? n0 माइनस n। जितने तुम्हारे पास इनिशियल थे और उसमें से जितने तुम्हारे पास बचे, उन दोनों का जो तुम माइनस करोगे वो डिके आता है। अब इसमें क्या लिखा है? 7/8 ऑफ इट्स डिकेज इनटू जिंक, यानी अगर इनिशियल तुम्हारे पास n0 होंगे तो उसमें 7/8 n0 डिके हो गए होंगे। तो n0 माइनस 7 n0/8, अगर हम इसको ऐसे लिख दें यार, ये फिर से देख लेते हैं। देखो डिके कितने हुए? 7 n0/8 इक्वल टू n0 माइनस n। n को ये n क्या होता है? रिमेनिंग। तो n इज इक्वल्स टू n0 माइनस 7 n0/8। ठीक, तो ये तुम्हारा आ जाएगा n0/8। नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियस कितने आ जाएंगे? n0/8। तो इन्होंने करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ पूछी। अब तुम्हारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकल आए, तुमको क्या बतानी? करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ। तो देखो हाफ लाइफ का भी फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा। या देखो डायरेक्ट हाफ लाइफ से करना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले क्या करते हैं? n रिमेनिंग निकालते हैं। वो क्या होगा? n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला होता है। ये तो यार रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है तो याद ही होगा। ठीक, n रिमेनिंग कितने हमारे पास? n0/8 इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। n0 से n0 कैंसिल, तो 1/8 इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, अब इसके आगे देखो, 1/8 को तुम 8 की पावर -1 लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो e की पावर माइनस लैम्डा टी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो फिर ये कितना आ गया? 8 इक्वल्स टू e की पावर लैम्डा टी। अब इन्होंने कितना बोला है कि डिकेज इन 15 मिनट्स, यानी 8 इज इक्वल टू e की पावर t, अगर 15 रख दे तो e की पावर 15 लैम्डा। ठीक है, अब हम देखो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको t हाफ क्या फॉर्मूला क्या होता है? ln 2/λ। अब यार यहाँ लॉग के टर्म्स में यहाँ भी हमको कोई लॉग का टर्म बनाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या आया है? 8 इक्वल टू e की पावर 15 लैम्डा, हम क्या करते हैं? LHS और RHS में दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो ln 8 इक्वल टू ln e की पावर 15 लैम्डा।
अब ये तो पता है ln का बेस e होता है, तो ये तो 15 लैम्डा आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक। तो ln 8 इक्वल्स टू 15 लैम्डा, क्योंकि ln का भी बेस e होता है। अब ln 8 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ln 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 15 लैम्डा। हमें पता है log a की पावर b क्या होता है, b log a, तो 3 ln 2 इक्वल टू 15 लैम्डा, 3 से 15 काट दो तो 5 आ जाएगा। तो अगर हम कह सकते हैं ln 2 बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और t हाफ क्या होता है ln 2 बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी है 5, यानी जो इसका आंसर है वो क्या है, t हाफ इक्वल्स टू 5। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन है AIEEE 2010 का, क्या है, स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। अब देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है क्योंकि इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ इतना दिया गया द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। अब डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है, मान लो कोई न्यूक्लियस है, वो पेरेंट न्यूक्लियाई, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तो उससे जितने भी न्यूक्लियाई बनेंगे N1 N2 N3, उन सबको क्या बोला जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई। मान लो पेरेंट न्यूक्लियाई है, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जितने भी न्यूक्लियाई बनेंगे उनको बोला जाता है डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें बस इतना पूछ लिया गया द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई क्या होगी। अब यार ये देखो बढ़िया सवाल है। मान लो हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसका मास m है, डिसइंटीग्रेट हुआ दो न्यूक्लियाई में m/2 एंड m/2, ठीक। अब यार देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये दो न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इन दोनों की जो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के बराबर होगी। अगर ये मान लो कोई भी न्यूक्लियाई है, m मास है, तो दो में डिसइंटीग्रेट हुआ, एक का मास m/2 हुआ, दूसरे का मास भी m/2 हुआ, तो जो इन दोनों की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी इस जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है उसकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि यार हमें पता है एनर्जी क्या, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो जो इसकी टोटल एनर्जी होती है वो इसकी एनर्जी के बराबर होती है। यार इसकी एनर्जी तो हम क्यू वैल्यू से लिखते हैं, जो कि क्या हो जाएगी फिर डेल्टा एम सी स्क्वायर, और इसकी फिर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसको उससे इक्वेट करेंगे, तो हमारा आंसर इन चार ऑप्शन में से कोई आ जाएगा। चलो वाली प्रोसेस देखते हैं इसको कैसे इक्वेट करना है। चलो ठीक, हाँ देखो क्या था, हमारे पास ये पेरेंट न्यूक्लियाई था, इससे m/2 के दो डॉटर न्यूक्लियाई निकले, ठीक। अब हमको ये पता है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के बराबर होगी, तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई की जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसकी अगर हम मान लो ये न्यूक्लियाई चल रहा है स्पीड va से और ये न्यूक्लियाई चल रहा है स्पीड vb से, तो इसकी क्या होगी हाफ mv, कोई भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, इसका मास m/2 है तो हाफ m/2 va स्क्वायर प्लस हाफ m/2 vb स्क्वायर, ठीक। अब ऐसा कर दें अपन लोग, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे। अब दूसरी हमें ये पता यार, अगर ये m/2 से आ रहा है तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जो इसका मोमेंटम होगा वो इसके मोमेंटम के बराबर होगा। हम कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ ए pa इक्वल्स टू pb, और मोमेंटम क्या होता है mv, तो ma mvvb, मास इसका क्या है m/2 m/2 वैसे यार यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए था, पर हम सिर्फ इसका क्या ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं, आधा माइनस साइन भी चाहिए था, ठीक। तो m/2 कैंसिल हो गया, तो va इक्वल्स टू vb इक्वल्स टू, अब हम मान ले रहे हैं इसको कोई वेरिएबल v के बराबर मान ले रहे हैं, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आई, va इक्वल टू vb इक्वल टू v, ठीक है। अब ये जो यार va की जगह और vb की जगह हम v पुट कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर हाफ m/2, यार va इक्वल टू vb इक्वल टू v है, तो इस va की जगह भी हम v लिख दे रहे हैं, हाफ m/2 v स्क्वायर प्लस हाफ m/2 v स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो डेल्टा एम सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, अगर हम m/4 कॉमन ले लें और तो फिर ये क्या बचेगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो ये 2v स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये 2 आ गया, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। हाँ अब इसके आगे का सॉल्यूशन ऊपर देख लेते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, तो 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, अब जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा,
2 डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अब यार हाँ, यहाँ पे एक एम भी तो आएगा ना, एम वी स्क्वायर बाई 2। हाँ, डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2, या एम आ गया। ठीक, अब वी स्क्वायर क्या आएगा, 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन एम। अब अगर यार स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई एम। अब सी स्क्वायर तो स्क्वायर है ना, बाहर आएगा तो सी आ जाएगा, सी अंडर रूट 2 डेल्टा एम अपॉन एम। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी। हाँ, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। देखो यार, बस इसमें डॉटर न्यूक्लियाई ही दिया था, और बस हमको यार ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक तो तुमने बना दी कि इन दोनों की जो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के बराबर होगी, और एक तुमने सिंपल सी इक्वेशन लगा दी बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और तुम्हारा देखो आंसर कितनी आसानी से आ गया, सी अंडर रूट 2 डेल्टा एम बाई एम। अगर आप ये रिजल्ट याद रखना चाहे तो याद भी रख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी होगी। तो चलो अब इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इनिशियल मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड emits 3 alpha particle and 2 positron. The ratio of number of neutrons to that of protons in the final nucleus. ये क्या है, AIEEE 2010 का सवाल है। तो देखो क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर ए है और एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, 3 अल्फा और 2 पोजिट्रॉन एमिट कर रहा है। तो जो फाइनल न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो बताना है। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा हम मान ले रहे वही कोई एटम है एक्स, जो उसका एटॉमिक नंबर है वो z है और जो इसका एटॉमिक मास है वो a है। यार ये क्या इमिशन एमिट कर रहा है, 3 अल्फा पार्टिकल प्लस 2 पॉजिट्रॉन। यार पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज से डिनोट करा जाता है। ठीक, अब देखो यार तुम्हें ये पता है अगर अल्फा और डिके होता है तो एटॉमिक नंबर में -2 होता है और एटॉमिक मास में -4 होता है। अब ध्यान से समझना, अगर एक अल्फा पार्टिकल है तो एटॉमिक नंबर में -2 होगा और एटॉमिक मास में -4 होगा, पर ये जो डिके है वो कितने का, 3 अल्फा का है, तो एटॉमिक नंबर में -6 हो जाएगा और एटॉमिक मास में -12 हो जाएगा। अगर एक अल्फा डिके है तो एटॉमिक नंबर में -2 होगा और एटॉमिक मास में -4 होगा। 3 अल्फा डिके हो रहे हैं अगर इसमें, तो एटॉमिक नंबर में कितना होगा, -6, और एटॉमिक मास में कितना होगा, -12। तो अब ये अल्फा डिके। अब अगर इसमें बीटा डिके की बात करें तो ये 2 पॉजिट्रॉन एमिट कर रहे हैं। ठीक, तो प्रोटॉन वो बीटा डिके में क्या होता है, अगर ये पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है मतलब ये पता है कौन सा डिके, ये तुम्हारा बीटा प्लस डिके। तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, एक पॉजिट्रॉन आएगा इसमें और एक तुम्हारा न्यूट्रिनो आता है। ठीक, न्यूट्रिनो को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर बीटा प्लस डिके, देखो पॉजिट्रॉन बीटा प्लस में ही एमिट होता है, ये यार याद रखना पड़ेगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है प्लस पॉजिट्रॉन प्लस ये क्या है, न्यूट्रिनो। अब हमें पता है बीटा प्लस डिके में Z-1 होता है। यार ये कंडीशन अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके की याद रखनी पड़ेगी। बीटा प्लस डिके में Z-1 होता है, इसमें क्या है, 2 पॉजिट्रॉन निकलने, मतलब 2 बार बीटा डिके हो रहा है, तो Z में कितना हो जाएगा, अभी तो Z-1 है और इसमें कितने 2 पॉजिट्रॉन निकलने, तो कितना हो जाएगा Z-2, यानी 2 बीटा डिके हो रहा है। तो अब देखते हैं, हमारे पास इनिशियली क्या था XZA, अब उसको देखते हैं। अगर हमने कितने बोला था कि 3 अल्फा डिके हो रहे हैं तो A-12 होगा और Z-6 होगा, तो A-12 कर दो, जो हमारा होगा वो A-12 हो जाएगा। मान लो Y बन रहा है आखिर में, और Z में कितना हो रहा था, Z-6, क्योंकि यार एक में Z-2 है तो 3 में Z-6, एक में A-4 है तो 3 में A-12, और बीटा प्लस डिके में पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगा प्लस पॉजिट्रॉन प्लस हमारा क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। अब 2 पॉजिट्रॉन यानी 2 बीटा प्लस डिके होंगे, यानी Z-1 अगर एक में है तो 2 में कितना होगा, Z-2। तो यहाँ Z-6 था, A-12, ये हमने भी कंडीशन निकली 3 अल्फा डिके की। अब हमको क्या बताना था, इसके बाद 2 पॉजिट्रॉन यानी 2 बीटा डिके, 2 बीटा डिके में Z में -2 होगा, तो Z-6 -2 होगा तो क्या होगा, Z-8 और A-12, क्योंकि जो बीटा प्लस डिके होता है उसमें एटॉमिक मास सेम रहता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। तो Z-8 होगा। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, जब बीटा प्लस हो रहा था। तो यहाँ पे कौन सा डिके हो रहा था, 3 अल्फा डिके हो रहे थे, तो यहाँ पे 2 बीटा प्लस। 2 बीटा प्लस के बाद क्या हो गया, एक में Z-1, तो एटॉमिक नंबर में चेंज कितना गया, Z-8, और इधर कितना गया, A-12, क्योंकि आप जो एटॉमिक मास रहता है बीटा प्लस डिके में वो सेम रहता है। अब अगर हम देखें न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी A-12 माइनस Z-8, यानी A-12 माइनस Z+8, तो A - Z -4, ये आ गया।
और इसमें प्रोटॉन्स तो यार देखो जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स के बराबर होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो जो प्रोटॉन्स आए हैं वो कितने तुम्हारे, जो प्रोटॉन्स आए वो हमारे Z-8। तो यार जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो होगा कितना होगा, A-Z-4 अपॉन Z-8। तो इसमें जो होता है -2, हाँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा।